एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उसके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इसलिए जो हमारे डिजायर्ड मार्क्स हैं, जितने हमें चाहिए, जिससे हम क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, वो हमें अभी तक नहीं मिल पा रहे। ये दोनों आपस में जो दो स्टेटमेंट है, हम उनको देख तो लेते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैम डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मैम, जैसे फ्रेंड सर्किल, लड़कियां। मैम कैसे दूर रहे? क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से और नीट का पेपर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। उसका एनालिसिस आप खुद कर सकते हो या जो भी आपके टीचर है उनकी हेल्प से आप करवा सकते हो। और ये एक ऐसा सीक्रेट टॉपिक है जिसको पढ़ करके हर एवरेज बच्चा आराम से टॉपर बन सकता है। टेस्ट के टाइम में नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन इतने सारे रहते हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए क्या पढ़े। नीट में वही चमकता है जो एनसीईआरटी पढ़ता है। बेटा आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले एक सीक्रेट टॉपिक की, और ये एक ऐसा सीक्रेट टॉपिक है जिसको पढ़ करके हर एवरेज बच्चा आराम से टॉपर बन सकता है। यानी कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ते हैं उसकी। देखो एनसीईआरटी ना यहाँ पर भी काफी बच्चे पढ़ते होंगे। पढ़ते हो क्या एनसीईआरटी? कौन कौन पढ़ता है, एक बार हैंड रेज करो। नहीं पढ़ने वालों ने भी कर दिया है क्या? चलो बेटा, एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम लोग, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो मार्क्स है ना, वो 300-400 पर ही अटक जाते हैं या फिर 500 पर अटक जाते हैं। थोड़ा आपने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा से ज्यादा 550 पर पहुंच रहे हैं, पर फिर भी वो जो टॉपर वाले मार्क्स है ना, 600, 650, वहां तक 700 तक हम क्रॉस नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि एनसीईआरटी को टीचर ने बोला कि जाके तुझे पढ़ना है, तो हमने पढ़ भी लिया, पर उसको भी हमने किस तरीके से पढ़े, अभी तक हमें इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए जो हमारे डिजायर्ड मार्क्स हैं, जितने हमें चाहिए, जिससे हम क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, वो हमें अभी तक नहीं मिल पा रहे। तो इसका मतलब जो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है वही हमें अभी नहीं पता है अच्छे से। तो बेटा आज के सेशन में हम एनसीईआरटी को पढ़ने के तरीके ही समझेंगे कि किसी भी एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उसके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जिनको एडवाइस दी है, उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया और उनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके बेसिस पर ही मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ किसके लिए, एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाए इसके लिए। ठीक है, इतनी बात है ना। अब देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं किसकी, एनसीईआरटी की, तो सबसे पहले तो बात आती है केमिस्ट्री के लिए। मैं बात करती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। बेटा होता क्या है कि आप लोगों ने ना अभी तक जो सुना है, यानी कि जो हम अभी तक सुनते हुए आ रहे हैं, वो एक गलती हम करते हैं कि हम बायो की एनसीईआरटी को तो बहुत ज्यादा यहाँ पर मान्यता रखते हैं कि भैया बायो की एनसीईआरटी तो पढ़ के ही जानी है टेस्ट से पहले या पेपर से पहले, खूब पढ़ के जाते हो आप। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी बेचारी वही पड़ी रहती है साइड में, उसको कोई देखता भी नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने, मुझे तो लगता है खरीदी भी नहीं होगी। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे पहली टिप, खरीद लो, एनसीईआरटी खरीदो। ठीक है, पढ़ी है तो उसको पढ़ा नहीं रहने देना, हमें उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, उसको इज्जत देनी है थोड़ी सी, जिससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखे। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है क्या? बिल्कुल पढ़नी है। मैम सभी को पढ़ना है क्या, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? तो यस बेटा, सबको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी आपको सबसे पहले किसको देखनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आपको बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अब क्या होता है, ऐसे ही मान लो हम लोगों ने, मैंने क्लास में बोला कि बेटा एनसीईआरटी तुझे पढ़नी है इनऑर्गेनिक के लिए। अब जाएंगे पूरे जोश में, एनसीईआरटी खोलेंगे, आज तो पूरा चैप्टर पढ़ के ही उठूंगा। उसको पढ़ा, कथा की तरह पढ़ा, अगले दिन भी वही हाल है, कोई नंबर में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ कि मैम हमने तो एनसीईआरटी भी पढ़ी फिर भी हमारे नंबर नहीं बढ़े। होता है क्या ऐसा? ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत है बेटा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी पढ़ा, हमने आपकी बात भी मानी, फिर भी हमारे मार्क्स में हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। ऐसा क्यों होता है, इसकी बात करते हैं। बेटा होता क्या है, सबसे पहले देखो, आपको ऐसा नहीं है आपको कोई बोले कि बेटा जाके तू एनसीईआरटी पढ़ ले, और तुमने एनसीईआरटी पढ़ना सब कुछ काम छोड़े, पहले एनसीईआरटी लेके बैठ गया, आज खत्म करके ही उठूंगा। ये नहीं करना। क्या करना है, सबसे पहले आप मान लो आपकी किसी चैप्टर का टेस्ट आ रहा है, मैं अभी की बात कर रही हूँ, फिर हम स्टार्टिंग की भी बात करेंगे। स्टार्टिंग से भी अगर आप साथ में लेके चलना चाहो तो कैसे चल सकते हैं, तो अभी के लिए बात करें तो मान लो आपके टेस्ट में आ रहा है, आपके पास एक चैप्टर आ रहा है पी ब्लॉक। क्या आ रहा है बेटा, आपके पास एक चैप्टर आ रहा है पी ब्लॉक। ठीक है, आप उसकी एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे? सबसे पहला काम आपको अपने नोट्स का रिवीजन करना है।
ऐसा नहीं है सीधे एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ। एनसीईआरटी बहुत स्मार्ट लोगों ने लिखी है, एक बार में समझ नहीं आती, दिक्कत ही है उसकी एक लाइन के अनेक अर्थ है। एक बार में आपको बल्ले नहीं पड़ेगा। आपने एक लाइन पढ़ी, मैं तो पढ़ के गया था, उसी लाइन में से क्वेश्चन आया फिर भी तुमसे सॉल्व नहीं हुआ। रीजन, आपने एनसीईआरटी को समझा नहीं था, सिर्फ पढ़ के आ रहे थे इसीलिए। तो पहला काम क्या है, आपको बहुत ही शिद्दत के साथ सबसे पहले अपने नोट्स को क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। सबसे पहले नोट्स रिवाइज करना, उसमें भी पूरा चैप्टर एक साथ नहीं। क्या करना है, टॉपिक में डिवाइड करो। आपने 2 टॉपिक लिए, मान लो पी ब्लॉक में सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट आपने उठाया जिसमें उसने जनरल बातें की हुई है किसी भी ग्रुप की। मैं 11th के, यहाँ पर 11th के भी बच्चे हैं तो मैं 11th की भी बात कर लेती हूँ। पी ब्लॉक कौन सा वाला, 11th क्लास वाला। आपने क्या किया, पहले ग्रुप 13 पढ़ा। ग्रुप 13 का आपने आइडिया लिया स्टार्टिंग वाले पार्ट का, ठीक है। आपने अपने नोट्स अच्छे से पढ़े, उसके बाद जा करके आपको सेकंड स्टेप में क्या चेक करना है बेटा, एनसीईआरटी। क्या चेक करना है, उस 2 टॉपिक के लिए केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। स्टार्टिंग में पेंसिल लेके बैठो, जो भी आपको अपनी तरफ से वहां पर लग रहा है, अरे यार ये तो नोट्स में मैंने पढ़ा था, अच्छा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, उस तरीके से उसको मार्क करो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, अरे ये तो नोट्स में था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं करना। क्या करना है, अच्छा ये नोट्स में था, अच्छा इससे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है क्या, उस लाइन को देख करके अपने माइंड में क्वेश्चन पुट करो कि इस पर्टिकुलर लाइन से हमसे ये पूछ सकता है। आपने वो टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ी। तीसरा काम क्या, एनसीईआरटी पढ़ ली आपने उस टॉपिक की। अब आपको चेक करने हैं बेटा पीवाईक्यू उसी टॉपिक के। क्या चेक करना है बेटा, नेक्स्ट आपको पीवाईक्यू। जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना तो आपको बहुत सारी लाइंस सीधे सीधे ऐसे मिलेगी, अरे ये तो मैंने एनसीईआरटी की उस लाइन में पढ़ा था, ये तो मैंने सेम वर्ड एनसीईआरटी में देखा था। तो वहां से ना आपका जो माइंड है ना वो अपने आप ही एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वाली चीजों को मार्क करने लग जाएगा। समझ आ गई बात, पीवाईक्यू चेक करो और वापस से किस पर जाना है, फिर से एनसीईआरटी पर, और फिर उठाओ आपके वो रंग बिरंगे पेन या सेम कलर वाले जो भी उठाने हैं और उससे अपने एनसीईआरटी पे मार्क कर दो, इस लाइन से क्या पूछा गया था, पीवाईक्यू। बात आ गई समझ में, पहला तरीका। दूसरी बात बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी बुक को ना गंदा नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है खुद के लिए नहीं, अपनी जनरेशन के लिए नोट्स बना रहे हैं, उसके लिए उठा के रख दिया बुक कि कहीं भाई नहीं रखनी चाहिए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा मेरी बुक के बारे में, मैंने कितना गंदा कर रखा है। भाई गंदा करो उसको, गंदे का मतलब ये नहीं है आज ही मार्कर लेके जाओ 10 तरीके के और खींचना स्टार्ट कर दो, मैंने तो नीट में टॉप करना है आज। नहीं, आपको क्या करना है, जो भी आपको सुविधा लगे, कम से कम 2 तरीके के पेन तो आप लो ही, उसमें आप पीवाईक्यू मार्क करो अच्छे से, और उसके बाद आप लोग इंपॉर्टेंट कैसे बेटा, आजकल ना असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का बड़ा फैशन चल रहा है। नीट में टेस्ट में आपके यही पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे आते हैं ये पूछने के लिए, मैम असर्शन रीजन वाले नहीं होते, थ्योरी वाले, बाकी सब तो हो जाता है। मेरा एक ही आंसर रहता है, असर्शन रीजन नहीं होता ना नीट में। अगर तेरे को असर्शन रीजन करना है तो एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़, उसमें कहीं भी आपको बिकॉज वगैरह लिखा मिलेगा ना, ड्यू टू इस तरीके से, ऐसा इसलिए होता है, उसको मार्क कर लो, वहां से असर्शन रीजन बन सकता है, वहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है। अभी 2 साल पहले नीट का पेपर आया था, उसमें क्या हुआ था, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री से हमें क्या ही एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या आएगा वहां से, न्यूमेरिकल, पर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। उस टाइम भी यही हुआ। वहां पर क्या हुआ बेटा कि थ्योरी से क्वेश्चन बना के असर्शन रीजन स्टेटमेंट ये सारे दे दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो बच्चे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ के गए थे, फॉर्मूला रट के गए थे, क्वेश्चन करके गए थे, उनके मार्क्स जितने आने चाहिए थे उससे कुछ कम आए। पर जिन बच्चों ने ध्यान किस पर दिया था, एनसीईआरटी पर, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आप लोग जो भी बच्चे ड्रॉपर से है या 12th के जो बच्चे हैं, बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है, वहां पर हम एक चीज पढ़ते हैं कि डेल्टा जी और ई सेल के बारे में, आप विस्तीर्ण और अविस्तीर्ण गुण के बारे में बताते हो। वो एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि क्या होता है, ई तो क्या होता है, इंटेंसिव होता है, और डेल्टा जी कैसा होता है, एक्सटेंसिव, ऐसा लिखा हुआ है।
यानी कि वो एन पर डिपेंड करता है या नहीं करता, इस तरीके की बातें दी गई है। पर वहां पर जो छोटा एन होता है ना, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, वहां से छोटा एन हम लोग हमारे माइंड में क्या रखते हैं, मोल होगा। पर वो मोल नहीं होता, वो क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब क्या है, यही बात है एनसीईआरटी में लिख रही है, और सेम लाइन को उठा करके नीट 2023 में क्वेश्चन आया था, सेम लाइन एज इट इज। तो आप अगर सीधे उसको याद करके जाओगे, रट के जाओगे, तो ये जो स्मॉल एन है ना, हमारे माइंड में वो मोल बन के रह जाएगा। पर वो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब क्या हुआ, एनसीईआरटी पढ़नी तो है पर साथ में समझनी भी है। यानी कि एनसीईआरटी को आपको जस्ट रीड नहीं करना बेटा, जस्ट रीड नहीं करना, क्या करना, उसको अंडरस्टैंड करना है और क्या है, समझना है। मैम एक बार पढ़ लूं एनसीईआरटी चलेगा क्या, नहीं। आप अपना टेस्ट देके आओगे, आप टेस्ट का एनालिसिस करोगे ना, जब आप देखोगे आपके क्वेश्चन गलत हुए, उसको वापस से एनसीईआरटी से देखना, आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कुछ ना कुछ नया मिलेगा। एक बार पढ़ने से आपको पूरी चीजें क्लियर नहीं होंगी भाई, अच्छी किताबें अपना राज एक बार में तो नहीं बताती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। पर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए उसको पढ़ो। आपके पास असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए, आपके वो क्वेश्चन गलत हो गए, आपको अब ये तो आइडिया लग जाता है ना कि उस टॉपिक में से आया है, उसका आप एनसीईआरटी खोलो, उसको वापस से रीड करो, आपका क्वेश्चन सही जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो अपने टीचर के साथ फिर उसको पूछो। पर एनसीईआरटी को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यानी कि एनसीईआरटी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं बेटा फिर से एनसीईआरटी की, तो हमारे पास आजकल असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, एआर वाले क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 2 दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन सबको अगर आपको सही करना है तो इसका एकमात्र तरीका क्या है, एनसीईआरटी में भाई हर चीज का जवाब है। आप किसी टॉपर से कभी पूछ के देखना, बात करके देखना, उसका अगर वो खुले दिल से तुम्हें एडवाइस देगा ना, एक ही देगा कि भाई तू एनसीईआरटी पढ़, तो उससे जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़। चाहे आज जाके अपनी डेस्क पर कहीं भी अगर पढ़ते हो ना, वहां पर तो सीधे सीधे लिख लेना, नीट में वही चमकता है जो एनसीईआरटी पढ़ता है। इसको रट लेना अच्छे से रट लेना इस चीज को। अगर आपको नीट में टॉपर जैसे नंबर लेके आने हैं, 700 प्लस मार्क्स लाने हैं, आपका थ्योरी से नहीं होगा बेटा। हम क्या करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, ये चीज मैंने भी खुद ने किया, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। कई बार क्या होता है ना हमारे पास कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मैंने उसको खूब पढ़ा है ना, मतलब मैंने उस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिए, सब कर लिया। अब उसके बाद मैंने आके किसी को भी अपनी क्लास में अपने दोस्त को बताया, भाई मैंने तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। अब वो अगर होगा ना, सामने वाला आपसे जानबूझकर वो क्वेश्चन पूछेगा जो उसको पता है कि ये इस टाइम पर पेपर कैसा आया था, टेढ़ा मेढ़ा आया था, जैसे 2016 में आया था नीट का, वो वहां से उठा के लाएगा उस क्वेश्चन को। अच्छा बेटा पढ़ा है क्या तूने, जरा ये क्वेश्चन बता दे। वही तुम अटक जाओगे अगर तुमने नहीं देखा होगा, और वहां लग जाएगा क्वेश्चन मार्क कि शायद जो मैंने पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है, कम पढ़ा है। और फिर तुम जाओगे इधर उधर, तुम नई नई तरीके की बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, अलग अलग जगह के क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, और फिर तुम एनसीईआरटी को भूल जाओगे। ये काम नहीं करना बेटा। मैं तो एक बात मान के चलती हूँ, मान लो 10 क्वेश्चन है और 10 में से मान लो 9 क्वेश्चन बहुत बेसिक आ रहे हैं, जो आपके किस में से आ रहे हैं, एनसीईआरटी में से। मैं बहुत ज्यादा किस पे जा रही हूँ, रेयरेस्ट केस पर, कि कोई एक क्वेश्चन उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया। हमारा मेंटल कहाँ जाता है, मेंटल स्टेट की, उस एक क्वेश्चन के पीछे भागूंगी मैं और पिछले 9 भूल जाऊंगी। भाई जो एक ट्विस्ट करके दिया है उसके भी कितने नंबर है, 4 ही है ना, और बाकी के 9 के भी कितने नंबर है, 4 है ना। तो 9 गुना 4 करूंगी, 36 मिलेंगे मुझे वहां से। और कहा मैं 4 नंबर के लिए इधर उधर भाग रही होती हूँ, और उसकी वजह से क्या होगा, आप उस एक चैप्टर को, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कोऑर्डिनेशन का, उसको तो 50 जगह से पढ़ लिया, और उसके चक्कर में बेचारा केमिकल बॉन्डिंग रखा रह गया, और केमिकल बॉन्डिंग से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। मतलब कहने का क्या है,
पहले आप अपने बेसिक को क्लियर करो, अपनी एनसीईआरटी उठाओ, उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाओ। पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज करो, पहले आप अच्छे से अपने क्या रिवाइज करो, नोट्स को रिवाइज करो बेटा। उसके बाद क्या पढ़ो, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद क्या करो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो। क्या पढ़ो, पीवाईक्यू करो। देन उसके बाद एक और बार किसको देखो जाकर के, एनसीईआरटी, उसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को क्या कर लो, वहां से क्या कर दो, वहां पर इंपॉर्टेंट मार्क लगा दो। और जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि एआर हो गया, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए बेटा, उसको चाहे तो आप अलग से एक नोटबुक बनाकर लिख लो कि एनसीईआरटी में इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, सेपरेट डायरी बनाओ, ठीक है, और उसमें लिख लो, उसमें लिख लो क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहां से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने तरीके से लिखो कि यहां से एआर या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां से पीवाईक्यू पूछा गया है, तो मुझे इसको जब भी अपने नोट्स रिवाइज करोगे ना, आपको वो पॉइंट एनसीईआरटी में से रिवाइज करना ही करना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपके नोट्स में नहीं होगा वो पॉइंट, बिल्कुल होगा, लेकिन बेटा एनसीईआरटी ना, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत स्मार्टली लिखी हुई है, उसकी जो हेडिंग्स है, उसकी जो लाइन्स है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब हमारे पेपर के सामने वही लाइन उठ के आती है ना, तो हम लोग उसका लिंक नहीं कर पाते, इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको किसके लिए पढ़ना है, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अभी आप कैसे कर सकते हो, टेस्ट के लिए जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको स्टार्ट करो, और मान लो स्टार्टिंग वाले टाइम पर अभी भी कोई आपका टॉपिक चल रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो उसको कवर अप। आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, नोट्स में से अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आपको किस में से पढ़ना है, वो एनसीईआरटी में से, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क हो जाएंगे, किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। देन उसको वापस से आपको रिवाइज करना है, समझ आ गई बात। साथ में भी जो आपका नया टॉपिक चल रहा है उसकी अगर आप एनसीईआरटी अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बाद में बर्डन नहीं बनेगा। अभी हो सकता है बहुत लोगों को बड़ा ये टास्क लग रहा होगा कि मैडम ये तो बहुत कठिन है, बेटा कुछ कठिन नहीं है, ये बहुत आसान काम है, लेकिन ये वही आसान कामों का ढेर है जो आपने समय पर नहीं किया, इसलिए आपको ये कठिन लग रहा है। तो अभी से ही पढ़ना, आप इसको स्टार्ट करो। यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, जो आपको पढ़ाया जाए उसके साथ में एनसीईआरटी को मार्क करो। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, कई बार हम क्या सोचते हैं, आज तो बस ये पढ़ लेता हूँ, संडे को लेके बैठूंगा, एक साथ सजा सजा के उसको लिखूंगा अच्छे से, और वो संडे तो आज तक ही नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वहां से सेम डे उसको नोट करो, जो भी समझ आ रहा है उसको अभी से ही लिखना स्टार्ट करो, कल कभी नहीं आता इन चीजों के लिए, और आपको मिलेगा भी नहीं फिर इसका रिजल्ट। डेली आप थोड़ा थोड़ा करके लिखोगे, आपके पास थोड़े टाइम बाद आप देखोगे आपके उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार है, आपको कुछ नहीं करना, अब तो सिर्फ रिवाइज करना। रिवाइज आपने ही अगर वो नोट्स बनाए तो रिवाइज करने में कितना ही टाइम लगेगा, आ गई बात समझ में। तो आपकी एनसीईआरटी में मार्क करने हैं आपको। पीडीएफ से एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ता है ऑनलाइन इस तरीके से देख करके, बेटा नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी बच्चों आपको उस तरीके से। क्यों? क्योंकि जब तक आपके हाथ में वो चीज नहीं होगी ना, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, आप उसको मार्क करो प्रॉपर्ली कि आज आपने इसको पढ़ा है, इसको पढ़ा है। जब आप उसको फिर आप देखोगे ना तो चीजें जल्दी याद होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस तरीके से नहीं करना, क्लियर रहती बात। तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, देन ऑर्गेनिक के लिए, उसके बाद फिजिकल में जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, थ्योरी आपको रिवाइज करनी है, तो एनसीईआरटी से एक बार जरूर देखो। क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, और नीट का पेपर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता। आप देखते हो बेटा 720 में से 720 नंबर आते हैं लोगों के, तो वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, यही के ही तो है, तो वो भी एनसीईआरटी से पढ़कर ये मार्क्स ला रहे हैं। किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू देख लेना, वो आपको एनसीईआरटी मेंशन करेगा ही करेगा। और 100 बात की एक बात साइड में रखो, एनसीईआरटी पढ़ना तो है ही, सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्लियर रहती बात। तो अब से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करना है हमें, ठीक है बेटा। बेटा किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, बोलो। मैम जो ये स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये लिखा है आता हो कि ये दोनों आपस में जो दो स्टेटमेंट है, हम उनको देख तो लेते हैं कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है।
आपस में जो मतलब रिलेटेबल है या नहीं, एक्सप्लेनेशन हाँ। है या नहीं, यही पूछना चाह रहे हो। Yes, ma'am. कई बार असर्शन रीजन में क्वेश्चन आता है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, पर रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, है ना बेटा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आवाज नहीं बिल्कुल भी, सबके काम की चीज है ये, सुन लो। असर्शन रीजन ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा गलत होते हैं। आपने क्या करना है, असर्शन पढ़ा, रीजन पढ़ा, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ आ जाती है कि असर्शन सही है और रीजन सही है या दोनों गलत है। देखो गलत वाले केस में तो बात ही नहीं है, बात आती है कि ये दोनों सही तो है पर अब ये रीजन है या नहीं। उस केस में आपको क्या करना है, देखो असर्शन को हटा दो, आप रीजन पढ़ो। केवल रीजन पढ़ के आप उसमें थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो कि रीजन के बदलने से अगर असर्शन भी बदल रहा है तब तो दोनों का आपस में लिंक है। रीजन के बदलने से असर्शन पर अलग से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब दोनों आपस में लिंक ही नहीं है। इसका मतलब वो एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन को भी नहीं बता पाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है इसमें। समझ आ गई बात? ठीक है, प्रैक्टिस करना। और भी कोई डाउट हो तो पूछना उसको क्वेश्चन लेकर आकर। क्लियर है? कोई और डाउट बेटा? मैम बताओ। मैम पढ़ने का मन नहीं करता। एक टाइम देखो के बेटा, पढ़ने का मन बिल्कुल सही बात है, पढ़ने का मन तो किसी का नहीं करता। मैं शायद स्टूडेंट होती तो मेरा भी नहीं करता। एक टाइम के लिए तो पढ़ते हैं, फिर ऐसे लगता है सही जा रहा है, फिर टेस्टों में नंबर कम आते हैं तो फिर मन ही नहीं करता कि क्या बिल्कुल ही ऐसा उठाएं। होता है जब हमें सामने ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत हमने की है लेकिन उससे हमें नंबर मार्क्स ही नहीं मिल रहे, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। पर बेटा इसके पीछे का आपको ना रीजन जानना पड़ेगा सबसे पहले। मैं यही बोल रही थी, अब जो टाइम है ना हमारा, हार्ड वर्क पूरी दुनिया कर रही है पर आपको उसमें से स्मार्ट वर्क निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है बेटा? मतलब इसमें कहने का क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। उसका एनालिसिस आप खुद कर सकते हो या जो भी आपके टीचर है उनकी हेल्प से आप करवा सकते हो कि सर मैंने ये टॉपिक पढ़ा, मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ, इसमें गलत हुआ। आप इसका एनालिसिस करो, उसमें ना आपको मिलेगा कि आप कोई सेम तरीके की गलती बार बार रिपीट कर रहे हो सकता है आपकी, जैसे मैं बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के होते हैं, मोस्टली 11th के बच्चों का ये होता है कि उनकी ना मैथ्स कहीं ना कहीं वीक होती है। वो पूरा क्वेश्चन सही करके आते हैं, लास्ट में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं और लास्ट में ना सारे क्वेश्चन उनके लाइन से भी गलत होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था और नंबर जितना मैंने सोचा था उससे आधे भी नहीं आते। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको अपनी, जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चन की, तो हमारी एक हैबिट होती है, हम चाहते हैं जल्दी से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। हम क्वालिटी पे तो नहीं भागते, हम क्वांटिटी पे भागने लग जाते हैं और इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं कि हमारा जल्दी काम हो जाए। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना बेटा, नीट में आपको नहीं मिलने वाला। और अगर आपके पास यहाँ पर यहीं पर आप अगर कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी नीट में जाके हैबिट नहीं रहेगी हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका रीजन क्या है मार्क्स कमाने का। ठीक है, जैसे मैंने एक बोला, ये कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आप चीज़ें हो सकता है भूल जाते हो कि मैं पढ़ के जाता हूँ, मैं वहाँ पर जाकर क्या भूल जाता हूँ, फॉर्मूले भूल जाता हूँ। तो इसके लिए आप फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसका रिविजन करके जाओ प्रॉपर्ली। जैसे आपने बोला एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देखो बेटा यहाँ पर आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी आइडियल आंसर नहीं देना चाहूंगी कि नहीं बेटा तुझे तो सब कुछ पढ़ना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करनी है। आप एनसीईआरटी पढ़ो इनऑर्गेनिक की, पहले इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी। ठीक है, मान लो आपने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ ली, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सच में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो बायो की तरह है। दूसरी प्रायोरिटी आप दो बेटा ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में है उसको आप बहुत अच्छे से करो और लास्ट में हम किसको लेंगे, फिजिकल की थ्योरी को। उसकी एक बार एनसीईआरटी आपको वहां से रिवाइज करनी है इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस मैम। पूछो। मैम टेस्ट के टाइम में नोट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन इतने सारे रहते हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए क्या पढ़ें? क्विक रिवीजन के लिए आपको ना देखो, हम लोग जब रिवाइज करते हैं ना बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं, इसको एक बात सुनो ध्यान से। हम जब रिवीजन करते हैं ना तो हम लोगों ने एक नाम तो सुना होता है शॉर्ट नोट्स का, लेकिन वो हमारे माइंड में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स तो आखिर में काम आएंगे ना, तो आखिर में बनाएंगे और आखिर में किसी चीज के लिए टाइम नहीं बचता। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, अपन को सबसे पहले हैबिट डालनी है कि हम उस चीज को लिख करके पढ़े। अब रिवीजन में भी क्या होता है, हम लोग रिवीजन में भी गलती करते हैं। मान लो मैंने आज जाके कोई टॉपिक रिवाइज किया, अब मैं रिवाइज तो कर रही हूँ उस चीज को, मैं रिवाइज तो कर रही हूँ, पर आज मैंने मान लो उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए 1 घंटा लगाया, कल भी मेरे को 1 घंटा ही लगेगा, परसों तो 1.5 लग जाएगा। तो ये आपका रिवीजन नहीं हुआ।
या आपने अपनी मन की संतुष्टि के लिए केवल रिवाइज किया था? रिवीजन क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक आज 1 घंटे में पढ़ा, कल वो आपका 10 मिनट में रिवाइज होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिवीजन। आपको आज आपको क्लास में कुछ भी पढ़ाया गया है, बेटा क्लास में आपको 3 से 4 पेज लिखवाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उस क्लास को पूरा होने में कितना, पौने 2 घंटे 1.5 घंटा लगता है, होता है ऐसा ही। आप जाके जब रिवाइज करोगे, हो सकता है आपको भी पहली चीज़ सेम डे जाके रिवाइज करना है, और फिर आप जब रिवाइज करोगे ना, हो सकता है आपको 1-1.5 घंटा लगे, पर बेटा जब आप रिवाइज करके उठोगे ना, तो आपकी वो ऐसी टिप्स पर होना चाहिए कि कल तुम आओ मेरी क्लास में और मैं तुमसे पूछूं कल क्या पढ़ाया था, तो तुम मुझे ये 6-7 अक्षरों में बता दो मैम ये था, ये इंपॉर्टेंट थी और कुछ भी नहीं था। 10-15 मिनट में आपकी पूरी क्लास खत्म। तो ऐसा रिवीजन होना चाहिए। ऐसे रिवीजन के लिए आपको लिख लिख के रिवाइज करना पड़ेगा। जब आपने रिवाइज कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी खोलनी है नहीं, उस कॉपी में जो आपने रिवाइज किया है ना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बिना देखे लिख दो, शॉर्ट नोट्स बन गए। अलग से नहीं बनाना, अलग से नहीं बनाना। फिर आप क्या करोगे, आपने क्या किया, इस तरीके से आपने पूरे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया, आपको अलग से टाइम नहीं देना शॉर्ट नोट्स के लिए। आप डेली जो रिवाइज करते हो ना, आप उसको ही लिखो, ठीक है इतनी बात। अब आपने क्या किया, पीवाईक्यू किए, पीवाईक्यू में आपको कुछ नया मिला, अरे ये तो मेरे शॉर्ट नोट्स में था ही नहीं, बेटा लिख ले उसको। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से तुम्हारे अपने आप ही बहुत शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जो आपके क्विक रिवीजन में काम आएंगे, और क्योंकि वो मैंने नहीं बनाए, वो तुमने खुद बनाए हैं, इसलिए तुम्हें वो रिवाइज भी क्विकली होंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, और किसी का कोई डाउट बेटा? मैम डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मैम, जैसे फ्रेंड सर्किल, लड़कियां, मैम कैसे दूर रहे ये? बेटा पहले तो ना अपने फोन में आग लगा दो, बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका है, फोन को साइड रखो। मैं इसमें भी आपको देखो, ठीक है मान लिया डिस्ट्रैक्शन वाली बात है, लेकिन इसमें भी आप जब भी पढ़ाई करोगे ना, तो आपका फोन होना चाहिए स्विच ऑफ। आप यहाँ पर एक स्लॉट टाइम लगाओ कि मेरे को 2 घंटे अगर पढ़ना है, तो वो 2 घंटे आपका कैसा होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए फोन। और सही बता रही हूँ, मैं जब पढ़ती थी ना, तो मैं टेबल चेयर पर पढ़ लेती थी, और सर्दी वाला टाइम होता था जब, तो उसमें पूरा ब्लैंकेट से कवर और फोन लिया, स्विच ऑफ किया और से पीछे फेंक दिया। तुमको डायरेक्ट मत फेंकना भाई, मेरे पीछे गद्दा था वो, इसलिए फोन नहीं टूटा, तो वो स्विच ऑफ करके पीछे फेंक दो। सामने आपके पास होना चाहिए अलार्म क्लॉक वगैरह, या जिसमें भी आपकी घड़ी रखी है, उसमें आप देखो 2 घंटे हो जाए ना, उसके बाद ही आप अपनी सीटिंग कवर करके उठो। तो इस तरीके से थोड़ा सा साइड रख के ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, साथ में तो नहीं होने वाला, और जितने भी डिस्ट्रैक्शन अपने आप चले जाएंगे जब तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होना चाहिए, ठीक है, डन, ओके, बाय बाय, पढ़ो लिखो मस्त रहो।